हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनपुरिया एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो पॉलीटेक्निक का फोर्थ सेमेस्टर पॉलीटेक्निक का फोर्थ सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट आता है नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, यानी इसको शॉर्टकट में हम लोग NFTL भी बोलते हैं। तो इसी का हम मतलब पूरा आज के सेशन में हम पूरी NFTL यानी मैराथन क्लास चलाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? तो नेटवर्क विभिन्न सर्किट एलिमेंट का संयोजन होता है जो किसी नेटवर्क के बाहरी टर्मिनलों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। इन बाहरी टर्मिनलों को नेटवर्क के एक्सटर्नल कनेक्शन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये नेटवर्क अगर पेपर में आ जाता है तो आप लोग इतना लिख सकते हैं, वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है नेटवर्क की डेफिनेशन फिर भी। और इसके बाद में आपका आता है एकल पोर्ट नेटवर्क, यानी जो नेटवर्क होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है एकल पोर्ट नेटवर्क, एक होता है 2 पोर्ट नेटवर्क। और पोर्ट क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ए पेयर ऑफ टर्मिनल इज नॉन एज ए पोर्ट, यानी टर्मिनलों का एक जोड़ा पोर्ट कहलाता है। यानी टर्मिनलों का एक जोड़ा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाता है। तो अब एकल पोर्ट नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें केवल एक टर्मिनल पोर्ट होता है, अर्थात 2 टर्मिनलों का युग्म या जोड़ा होता है, 1 पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि ये देख लीजिए दोस्तों, सर्किट एक बना हुआ है, इसमें दो टर्मिनल है, यानी 2 टर्मिनल को हम एक पोर्ट बोलते हैं। नहीं तो इसमें 2 टर्मिनल हैं यानी एक पोर्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एकल पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। अब इसी में आता है 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? तो ऐसा नेटवर्क जिसमें 2 पोर्ट होते हैं, अर्थात 2 पोर्ट का मतलब 4 टर्मिनल होंगे इसमें। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें 2 पोर्ट होते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। इसमें देखिए एक पोर्ट इस ये हो गया, एक पोर्ट ये हो गया, यानी 4 टर्मिनल हो गए। तो इसका मतलब ये है तुम्हारा 2 पोर्ट नेटवर्क। इसी में आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सिमेट्रिकल नेटवर्क और असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल नेटवर्क में देख लेते हैं। तो वह नेटवर्क जिसमें इनपुट व आउटपुट टर्मिनलों को बदल देने पर नेटवर्क में के वैद्युत विलक्षण बदल जाते हैं। यानी वह नेटवर्क जिनके इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को हम जब बदल देते हैं तो उनके नेटवर्क के जो वैद्युत विलक्षण होते हैं, जैसे अभिलक्षण, प्रतिबाधा या प्रोपेगेशन नियतांक आदि अप्रभावित रहते हैं, यानी अभिलक्षण नहीं बदलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। और सिमेट्रिकल नेटवर्क को इनपुट या आउटपुट टर्मिनलों की ओर से देखने पर वह एक समान दिखाई देते हैं। यानी जो हमारे सिमेट्रिकल नेटवर्क होते हैं इनको चाहे इनपुट टर्मिनल से देखो या आउटपुट टर्मिनल से देखो, ये एक तरह के ही दिखाई पड़ता है, दोनों तरफ से समान दिखाई पड़ते हैं। और जैसे कि ये हमारा चित्र बना हुआ देखिए, जो हमारा सर्किट बना है, इसमें दोस्तों देखिए, इसमें हमारा जैसे इसको हम सिमेट्रिकल 2 पोर्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक ही 2 टर्मिनल हैं और 4 टर्मिनल यानी 2 पोर्ट है, जिसमें उसको हम 2 पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। और इसको हम 2 पोर्ट सिमेट्रिकल नेटवर्क भी कह सकते हैं। और इसमें से दोस्तों हम इसको जब हम देखते हैं कि मतलब इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को बदल देने से नेटवर्क के वैद्युत विलक्षण नहीं बदलते, तो किस प्रकार से हम जानेंगे? इसमें ये जैसे हमारा मान लो इस सर्किट बना हुआ है, इसमें बीच से इस तरह से डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, इसमें डॉटेड लाइन इस तरह से खींच लेते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर क्या है? Z1 है, यहाँ पर है Z, यहाँ पर भी Z1 हमारा, यहाँ पर क्या है? Z2 है। अगर हम Z1 की जगह Z मतलब इनको हम आपस में अगर चेंज करते थे तो भी ये रहेगा, तो सेम ही ना। ये हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया। अब इसको हम चाहे इनपुट टर्मिनल की तरफ से देखें चाहे आउटपुट टर्मिनल की तरफ से देखें, ये हमारे दोनों तरफ से सेम ही दिखाई देगा। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलेंगे। इसी तरह हमारा आएगा असिमेट्रिकल नेटवर्क किसे कहते हैं? तो असिमेट्रिकल नेटवर्क में इनपुट व आउटपुट टर्मिनलों को बदल देने से नेटवर्क के वैद्युत विलक्षण बदल जाते हैं। इसको भी बस सेम तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे इसमें बीच से डायरेक्ट लाइन खींच के लाएंगे। इसके बाद में जब हम इसको आपस में चेंज करेंगे, तो मतलब जो Z1 को Z3, मैंने यहाँ पर Z1 है, यहाँ पर Z3 है, अगर Z1 की जगह Z3 कर देंगे, Z3 की जगह Z1 कर देंगे, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे ना, यानी आपस में बदल देने पर इसके वैद्युत विलक्षण बदल जाते हैं, यानी पूरा बदल जाएगा। ये अगर मान लीजिए इनपुट टर्मिनल है या आउटपुट टर्मिनल है, इसको अगर हम इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल से देखने पर ये चेंज दिखाई पड़ते हैं। जैसे जो हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क था, तो उसमें चाहे इनपुट
टर्मिनल की तरफ से देखो चाहे आउटपुट टर्मिनल की तरफ से देखो, दोनों से देखने, दोनों जगह से देखने पर क्या रहता था, सेम दिखाई पड़ता था, पर ये सेम दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए ये तुम्हारा हो गया असिमेट्रिकल नेटवर्क। इसी तरह हमारा होता है संतुलित तथा असंतुलित नेटवर्क किसे कहते हैं। तो संतुलित नेटवर्क किसे कहते हैं, जैसे पहले हम देख लेते हैं बैलेंस नेटवर्क यानी संतुलित नेटवर्क किसे कहते हैं। तो संतुलित नेटवर्क वह होते हैं जिनमें श्रेणी में जुड़ी प्रतिबाधाएं समान होती हैं तथा ग्राउंड पोटेंशियल के सापेक्ष सिमेट्रिकल होती हैं, यानी जो श्रेणी में हमारी जो प्रतिबाधाएं जुड़ी होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं, वो हमारा बैलेंस नेटवर्क कहलाता है। जैसे ये देखिए दोस्तों, इस सर्किट में देखिए ये हमारा पूरा सर्किट बना है, इसमें भी 4 टर्मिनल है, 4 टर्मिनल यानी 2 पोर्ट हैं। इसमें जो उसमें हम क्या करते थे, सिमेट्रिकल नेटवर्क में, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल में 20 से ऐसे डॉटेड लाइन खींचते थे। पर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में हम क्या करेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, उसमें वर्टिकल खींचते थे, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो इसमें क्या देंगे कि जो श्रेणी में हमारी प्रतिबाधाएं जुड़ी हैं समान है। देखिए यहाँ पर Z1/2, यहाँ पर Z1/2, यहाँ पर Z1/2, यहाँ पर भी Z1/2। तो इस तरह से जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में Z1/2 है, नीचे में Z1/2 है, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, यानी श्रेणी में जुड़ी प्रतिबाधाएं क्या हैं, समान है। तो इसको हम बैलेंस नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस नेटवर्क बोलते हैं। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारा सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल में था यहाँ पर Z1 लिखे थे और इसमें बैलेंस और अनबैलेंस Z1/2 लिखे हैं। तो दोस्तों इसका भी कोई कारण है, इसका हम आगे बताएंगे फिर आपको। आप देख लेते हैं अनबैलेंस नेटवर्क क्या होता है। अनबैलेंस नेटवर्क दोस्तों देखिए, असंतुलित नेटवर्क वह होता है जिनमें श्रेणी में जुड़ी प्रतिबाधाएं एक समान ना होकर विभिन्न प्रकार की होती हैं। यानी असंतुलित नेटवर्क क्या होता है, श्रेणी में जुड़ी प्रतिबाधाएं क्या होता है, एक समान ना होकर विभिन्न प्रकार की होती हैं तथा इनमें प्रतिबाधा तत्व ग्राउंड पोटेंशियल के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ये सर्किट बना हुआ है, इसमें देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें ओरिएंटल लाइन खींचेंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन इस तरह से खींच लेंगे और इसके 2 भाग हो गए, ऊपर हो गया Z1, नीचे क्या है, नीचे तो कुछ हमारा लगा ही नहीं, ये तुम्हारा Z2, ये तुम्हारा Z2 यहाँ भी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि श्रेणी में जुड़ी प्रतिबाधाएं समान ना होकर विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसमें ऊपर तो Z1 लगा है श्रेणी में, पर नीचे क्या है, नीचे कुछ लगा ही नहीं, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड नेटवर्क बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिक ऑफ मेथड ऑफ कनेक्शन, इस संयोजन के अनुसार नेटवर्क का वर्गीकरण, यानी संयोजन के अनुसार नेटवर्क का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा टी नेटवर्क। टी नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, इन नेटवर्क में प्रतिबाधाओं का संयोजन टी आकार में होता है, यानी जिन नेटवर्क का जो प्रतिबाधाएं संयोजन होता है वो टी आकार में होता है, उसको हम टी नेटवर्क कहते हैं। जो 2 श्रेणी प्रतिबाधाओं व एक समांतर प्रतिबाधाओं को टी आकार में संयोजित किया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, 2 श्रेणी प्रतिबाधाएं तथा एक समांतर प्रतिबाधाओं में इसको हम संयोजित करते हैं। और ये टी के आकार का देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, टी के आकार का रहता है, जिसमें क्या क्या होता है, एक समांतर प्रतिबाधा तथा 2 श्रेणी प्रतिबाधाओं को हम आपस में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, तो हमारा टी नेटवर्क बन जाता है। अब दोस्तों हमारा पाई नेटवर्क देखिए, पाई नेटवर्क क्या होता है, इसमें प्रतिबाधाओं का संयोजन पाई के आकार में होता है, यानी जिसमें प्रतिबाधाओं का संयोजन किसमें होता है, पाई के आकार में होता है। दोनों समांतर प्रतिबाधाओं व एक श्रेणी प्रतिबाधाओं को पाई के आकार में संयोजित किया जाता है। यानी जो इसमें इसको हम किस प्रकार से संयोजित करते हैं, इसका सर्किट इस बनेंगे तो इसमें क्या है, 2 समांतर प्रतिबाधाएं तथा एक श्रेणी प्रतिबाधा पाई के आकार में संयोजित करते हैं, इसको हम पाई नेटवर्क कहते हैं। अब दोस्तों हमारा एल नेटवर्क देखिए, एल नेटवर्क क्या होता है, ये सब दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट है, ये सब पेपर में पूछ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को पेपर में जरूर पढ़ के जाइएगा। देखते हैं दोस्तों एल नेटवर्क क्या होता है। एल नेटवर्क इसमें नेटवर्क को प्रतिबाधाएं एल के आकार में संयोजित होती हैं, यानी जो इसमें नेटवर्क की जो प्रतिबाधाएं होती है वो इसमें एल के आकार में संयोजित होती है। ये देखिए दोस्तों आपको एल के आकार में दिख रहा होता है, ये आप लोगों को दोस्तों मतलब एल के आकार में, पर उल्टा एल एक तरह से मान लीजिए, और यह है तो एल के आकार में, तो इसको हम एल नेटवर्क बोलते हैं, एल के आकार में तो एल नेटवर्क बोलते हैं। अब दोस्तों जैसे कि इसमें देखा है कि मतलब Z1/2 इसमें लिखा है, इसमें भी हमारा Z1 लिखा है, इसमें Z1/2 लिखा है,
तो भाई हम आप लोगों को दोस्तों से बताएं, जैसे मान लीजिए कि एल नेटवर्क है, ठीक है, इसमें यहाँ पर Z1/2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके आगे मान लो जब भी हम नेटवर्क को जोड़ते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, तो जब भी नेटवर्क को जोड़ते हैं तो श्रेणी वाले हम जोड़ लेंगे। तो श्रेणी में क्या आएगा, Z1/2 आएगा, और जब दूसरे को जोड़ेंगे तो उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी तो Z1/2 ही रहेगा ना यहाँ पर। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो Z1/2 और इनको जब हम जोड़ेंगे तो 2Z1/2 आ जाएगा, और जब 2 से 2 खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारा Z1 बनेगा। इसलिए हमको कैलकुलेशन में आसानी रहे, इसलिए हम इस इधर पे Z1/2 लिख देते हैं अपने अनुसार। इसके बाद में दोस्तों लैटिक नेटवर्क क्या होता है, तो बिंदु 1 व 2 के मध्य तथा 1' व 2' के मध्य संयोजित प्रतिबाधाएं श्रेणी प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। यानी जो हमारा इस तरह से देखिए, मतलब दोस्तों जो हमारा एक क्रॉस सेक्शन के रूप में होता है, यानी जो क्रॉस के फॉर्म में होता है उसको हम लैटिक नेटवर्क कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जो एक पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है, दूसरे के डैश से जुड़ा है, ठीक है, और जो पहला डैश का है वो हमारा क्या है, दूसरे के मध्य जुड़ा है, मतलब दूसरे के मध्य संयोजित रहता है। इसको क्रॉस आर्म भी कहते हैं। हमारा श्रेणी में क्या लगा होता है, एक एक इम्पीडेंस लगा होता है, यानी प्रतिबाधाएं लगी होती है, इसको हम लैटिक नेटवर्क कहते हैं। ब्रिज टी नेटवर्क किसे कहते हैं, तो ब्रिज टी नेटवर्क नाम से ही पता चल रहा होगा, टी नेटवर्क के अतिरिक्त उसमें क्या रहे, एक अतिरिक्त इम्पीडेंस जोड़ दिया जाए जो ब्रिज के आकार का हो, उसको हम ब्रिज टी नेटवर्क कहते हैं। इसमें लिखा भी है ब्रिज टी नेटवर्क में सामान्य टी नेटवर्क के अतिरिक्त एक अन्य इम्पीडेंस भी होता है जो 1 व 2 के मध्य संयोजित होता है, यानी 1 व 2 के मध्य जो एक इम्पीडेंस संयोजित होता है ब्रिज के आकार का, उसको हम ब्रिज नेटवर्क कहते हैं। और ये टी नेटवर्क के ऊपर ब्रिज बना, इसलिए हम इसको ब्रिज टी नेटवर्क कहते हैं। लेदर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, लेदर नेटवर्क क्या होता है, किसी भी नेटवर्क की पुनरावृत्ति लेदर नेटवर्क कहलाता है। यानी कि कोई भी नेटवर्क है उसके जो हम बार बार उसी नेटवर्क को जो हम जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, लेदर नेटवर्क होता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा टी नेटवर्क है, ठीक है, इसको हम क्या करें, टी नेटवर्क को हम बार बार यानी पुनरावृत्ति इसकी कर रहे हैं ना, एक यहाँ पर टी नेटवर्क जोड़ा है, यहाँ पर टी नेटवर्क जोड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टी सेक्शन लेदर नेटवर्क इसको बोलेंगे। अगर हम एल नेटवर्क को जोड़ रहे हैं, एल नेटवर्क को हम पुनरावृत्ति करके जोड़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल सेक्शन लेदर नेटवर्क बोलेंगे। इसी तरह से हम दोस्तों और पाई को इसको देखो हम पाई भी नेटवर्क कह सकते हैं। देखिए टी तो इतना हुआ, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये तो हमारा पाई नेटवर्क हो जाएगा ना, तो ये भी हमारा एक से अधिक है ना, तो पुनरावृत्ति इसकी भी है, तो इसको हम पाई सेक्शन लेदर नेटवर्क भी बोल सकते हैं। यानी किसी भी, इसमें आप लोग पढ़ लीजिए, दिखा भी देते हैं क्या लिखा है, तो लेदर का अर्थ है सीढ़ी, अर्थात जब किसी नेटवर्क में एक ही प्रकार के किसी सेक्शन अर्थात टी सेक्शन, पाई सेक्शन, एल सेक्शन, लैटिक सेक्शन अर्थात ब्रिज टी सेक्शन की पुनरावृत्ति होती है, यानी किसी भी नेटवर्क की पुनरावृत्ति होती है तो उसको लेदर नेटवर्क कहा जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में इस प्रकार के नेटवर्क का व्यापक उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में इस प्रकार के नेटवर्क का बहुत उपयोग किया जाता है, व्यापक उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, तो यदि अनंत समान सिमेट्रिकल नेटवर्क कैस्केड में कनेक्ट किए जाएँ, यानी अनंत समान सिमेट्रिकल नेटवर्क किसमें कैस्केड में कनेक्ट किए जाएँ, तो प्रथम नेटवर्क जो होता है वो टर्मिनलों पर प्रतिबाधा को इस सिमेट्रिकल नेटवर्क की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z0 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Z0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किसको कहते हैं, कि मान लो जो अनंत समान सिमेट्रिकल यानी सिमेट्रिकल नेटवर्क जब कैस्केड में जुड़ेगा, यानी उसकी पुनरावृत्ति में जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई नेटवर्क है, ठीक है, ये कोई नेटवर्क है, इसके हम यानी इसको हम कैस्केड में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो पहले वाले नेटवर्क का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ना, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं, जिसको हम Z0 से व्यक्त करते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है Z0 = ZOC × ZSC अंडरवर्ड में। इसको ZOC जहाँ पर है तुम्हारा ओपन सर्किट इम्पीडेंस और ZSC है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है। अब ये देखिए दोस्तों, इंसर्शन हानि क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ते जाइए। इंसर्शन हानि किसे कहते हैं, तो जब किसी जनरेटर सोर्स तथा लोड के मध्य कोई नेटवर्क इंसर्ट करते हैं यानी संयोजित करते हैं, तो लोड द्वारा रिसीव की जाने वाली पावर कम हो जाती है। यानी जब किसी जनरेटर यानी सोर्स तथा लोड के मध्य
कोई नेटवर्क संयोजित करते हैं तो क्या होता है, रिसीव की जाने वाली पावर कम हो जाती है, यानी रिसीव की जाने वाली पावर कम हो जाती है, जैसे पावर लॉस तथा लोड धारा भी कम हो जाती है, पावर लॉस तथा लोड धारा भी कम हो जाती है। अतः नेटवर्क के इंसर्शन के कारण होने वाली इस लॉस को इंसर्शन लॉस कहते हैं। नेटवर्क के इंसर्शन के कारण होने वाली इस लॉस को इंसर्शन लॉस कहा जाता है। अब दोस्तों हाफ सेक्शन देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाफ सेक्शन क्या होता है दोस्तों? हाफ सेक्शन सिमेट्रिकल टी या पाई नेटवर्क को दो समान आधे भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक आधा भाग हाफ सेक्शन या एल सेक्शन कहलाता है। यानी सिमेट्रिकल टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, आधे आधे भाग में, यानी आधे आधे भाग में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और इसी को हम हाफ सेक्शन कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक भाग हाफ सेक्शन या एल सेक्शन कहलाता है। वो भैया हमको बताते हैं किस तरह कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा टी नेटवर्क, ठीक है, इसका जब हम हाफ सेक्शन किस तरह से करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 20 से डॉटेड लाइन खींच देंगे, ठीक है, इस तरह से 20 डॉटेड लाइन खींच देंगे। तो इधर हमारा क्या रहेगा, Z1/2, इधर क्या रहेगा, Z1/2 इधर भी रहेगा, और जो हमारा Z2 है इसको हम दो भागों में बांट देंगे, इधर लिख देंगे 2Z2, इधर भी लिख देंगे 2Z2। ये इस तरह से देखिए दोस्तों, ये Z1 तुम्हारा Z1 आ गया, इधर भी Z1/2 आ गया, और इधर जो Z2 था, इधर हम क्या करते हैं, 2Z2 करते हैं, इधर भी 2Z2 करते हैं, इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, 20 से तोड़ दिया। तो ये हमारा देखिए पाई नेटवर्क के फॉर्म में भी बन गया है ना। तभी अभी बताएंगे टी या पाई सेक्शन को दो आधे भागों में डिवाइड करते थे, इसको एल सेक्शन भी कहते हैं, यानी हाफ सेक्शन है, एल सेक्शन। देखिए ये दो हाफ सेक्शन इसको हम बोल सकते हैं, एक ये हाफ सेक्शन एल सेक्शन है, और ये एल सेक्शन है कि है। अब सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को हाफ सेक्शन में डिवाइड करना है। अब जैसे मान लीजिए कि जो हमारा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है, इसको दो हाफ सेक्शन में डिवाइड करने पर, ठीक है, या मतलब ये कर दिया है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को दो हाफ सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अभी एल नेटवर्क देखिए, इस तरह से हमारा दो एल नेटवर्क है। यहाँ पर एक हमने अलग से बना दिखा दिया कि इस तरह से हमारा एक एल नेटवर्क बन जाता है, हाफ सेक्शन या एल सेक्शन भी इसको बोलते हैं। एटेन्यूएटर क्या होता है दोस्तों? ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। एटेन्यूएटर होता क्या है? एटेन्यूएटर एक टू पोल नेटवर्क होता है जिसको सोर्स व लोड के मध्य वांछित यानी एटेन्यूएशन प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। एटेन्यूएशन क्या होता है? एक टू पोल नेटवर्क होता है जिसको सोर्स व लोड के मध्य एटेन्यूएशन प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। यानी एटेन्यूएशन एक टू पोल नेटवर्क होता है जिसको सोर्स व लोड के मध्य में हम क्या करते हैं, एटेन्यूएशन प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, जहाँ पर हमारा गामा है प्रोपगेशन कांस्टेंट है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, और जो हमारा अल्फा है वो हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और बीटा है वो हमारा फेज कांस्टेंट है। इसकी जो यूनिट होती है वो डीबी में होती है, या फिर इसको डेसिबल, यानी डीबी को हम डेसिबल बोलते हैं, या फिर नेपर्स में भी इसको हम, इसकी यूनिट नेपर्स में भी होती है। अब सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स क्या होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर। इसमें सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स क्या होते हैं, ये देखिए, तो ये रजिस्टर नेटवर्क होते हैं। ये रजिस्टर नेटवर्क का मतलब, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इम्पीडेंस पढ़ा था। यहाँ पर नेटवर्क इम्पीडेंस था, यहाँ पर उसमें, यानी जो हमने अभी नेटवर्क पढ़ा था तो उसमें क्या था, नेटवर्क इम्पीडेंस था वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रजिस्टर नेटवर्क होते हैं, यानी यहाँ पर इम्पीडेंस की जगह पर क्या होता है, रजिस्टर लग जाते हैं। तो ये रजिस्टर नेटवर्क होते हैं, और इसको सेम लिख सकते हैं उसी तरह से नेटवर्क की तरफ की, मतलब इसको इनपुट व आउटपुट की तरफ व आउटपुट दोनों की तरफ से देखने पर क्या करता है, सेम दिखाई पड़ता है। इसको हम सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स कहते हैं। और असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या रहता है, असिमेट्रिकल नेटवर्क यानी इसको, जिसको हम इनपुट व आउटपुट की तरफ से, दोनों की तरफ से देखने पर हमको सेम नहीं दिखाई पड़ता है, असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स कहलाता है। और एप्लीकेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले एटेन्यूएशन के लिए, यानी जो एटेन्यूएशन एटेन्यूएटर का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, एटेन्यूएशन के लिए किया जाता है। और दूसरा इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा वेरिएबल एटेन्यूएटर के लिए प्रयोग किया जाता है। और इंक्रीजिंग इनपुट इम्पीडेंस, यानी इनपुट इम्पीडेंस को इंक्रीज करने के लिए भी एटेन्यूएटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका थर्ड यूनिट आ गया फिल्टर क्या होता है? तो फिल्टर, आप लोगों ने दोस्तों फिल्टर अपने दैनिक जीवन में बहुत उपयोग भी किया होगा, कुछ लोगों ने, नहीं भी किया है तो किया ही होगा ज़्यादातर लोगों ने, आप लोगों ने सुना जरूर होगा। फिल्टर फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट होता है जो कुछ आवृत्ति को पास कर देता है तथा शेष आवृत्ति को रिजेक्ट कर देता है। यानी फिल्टर क्या होता है,
फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट होता है जो कुछ आवृत्ति को पास कर देता है तथा शेष आवृत्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। फिल्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए फिल्टर मतलब जो हमारा कुछ आवृत्ति को पास कर देता है और कुछ आवृत्ति को यानी सेव कर लेते। जैसे मान लीजिए घर में चावल दाल या फिर किसी छन्नी होती है, जैसे जो आटा छानने वाली जो आटा जैसे चारा रहता है घर में, तो वो भी एक तरह फ़िल्टर का ही काम करता है। यानी जब उसका आटा रहता है वो अलग निकाल देता है, यानी उसको पास कर देता है, और जो उसमें बचता है भूसी टाइप की तो वो अलग निकाल देता है, यानी उसको शेष आवृत्ति को रिजेक्ट कर देता है, उसको पास नहीं होने देता, उसको फ़िल्टर कहते हैं। दोस्तों फ़िल्टर का एप्लीकेशन देख लेते हैं, फ़िल्टर कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फ़िल्टर ध्वनि आवृत्ति टेलीग्राफी में इनवॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफी और VFT यानी इसको इंग्लिश में लिख दिया गया, यानी ध्वनि आवृत्ति टेलीग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। और इन टेलीफोनी रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका प्रयोग होता है, और इन रिसीवर्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इन ऑडियो एम्पलीफायर, जो हमारा ऑडियो का एम्पलीफायर होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इन रेगुलेटेड पावर सप्लाईज यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक के हमारे मेजरिंग इक्विपमेंट आते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और थायरिस्टर कंट्रोल सर्किट में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जो हमारा फिल्टर होता है उसका। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, यहाँ दोस्तों थोड़ी कटिंग हो गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए थोड़ा सा कटिंग हो गई। तो दोस्तों देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, यानी ऑन द बेसिक फ्रिक्वेंसी करेक्टरिस्टिक के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है हमारा जो फिल्टर है। एक होता है लो पास फिल्टर, एक होता है हाई पास फिल्टर, एक होता है बैंड स्टॉप फिल्टर, एक होता है बैंड पास फिल्टर। यानी इसको हम लो पास फिल्टर को LPF कहते हैं शॉर्टकट में, और इसको हाई पास फिल्टर को HPF, बैंड स्टॉप फिल्टर को हम कहते हैं BSF और बैंड पास फिल्टर को हम कहते हैं BPF। तो दोस्तों सबसे पहले देख लें तो लो पास फिल्टर क्या होता है। लो पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर लो आवृत्ति को पास कर देते हैं तथा उच्च आवृत्ति को हम क्या कर देते हैं, एटेन्यूएट करते हैं। आपको हम चित्र से समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों लो पास फिल्टर होता है हमारा क्या होता है, यानी जैसे ये हमारा 0 इम्पीडेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी फ्रिक्वेंसी हमने सेट कर रखी हो तो वो होता है तुम्हारा FC, यहाँ पर F होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एटेन्यूएशन होता है, एटेन्यूएटर लगा होता है। तो यहाँ पर बैंड पास फिल्टर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप बैंड फिल्टर होता है। तो लो पास फिल्टर क्या होता है, लो पास फिल्टर वह होता है जैसा कि हमने पहले बताया कि जो लो आवृत्ति को पास कर दें तथा बाकी को क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति को एटेन्यूएट कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, लो पास फिल्टर कहते हैं। यानी जो यहाँ जितना हमने फ्रिक्वेंसी सेट कर रखी है उतने को ही केवल पास करेगा, और बाकी फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, यानी उसको एटेन्यूएट के लिए भेज देगा, ठीक है, छोड़ देगा। हाई पास फिल्टर क्या होता है, हाई पास फिल्टर वही दोस्तों हमारा होता है हाई पास फिल्टर जो उच्च आवृत्ति को पास कर दे तथा लो आवृत्ति को एटेन्यूएट कर दे। यानी जो जितना हमारा फ्रिक्वेंसी सेट कर रखी होती है हमने उतनी आवृत्ति को क्या करता है, वो एटेन्यूएट कर देता है तथा बाकी की आवृत्ति को क्या करता है, पास कर देता है। ये हमारा आता है हाई पास फिल्टर। और बैंड स्टॉप फिल्टर इसी तरह से देखिए, इसमें लिखा है कि यह फिल्टर एक निश्चित आवृत्ति बैंड को एटेन्यूएट करता है तथा उस बैंड की दोनों ओर की आवृत्ति को पास करता है। चित्र से आप लोग समझ सकते हैं कि बैंड पास फिल्टर क्या आता है। तो स्टॉप बैंड, यहाँ पर सब 0 हमारा रहता है, यहाँ पे एटेन्यूएशन होता है, यहाँ पर भी एटेन्यूएशन होता है। और ये हमारा जितनी हमने फ्रिक्वेंसी सेट कर रखे थे यहाँ पे F1 या F2 या F मान लेते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, बैंड पास फिल्टर क्या होता है, बैंड पास फिल्टर होता है कि एक निश्चित बैंड आवृत्ति को पास करता है। यानी यहाँ से F1 से लेकर F2 आवृत्ति के फिल्टर को क्या करता है, पास कर देता है। यानी बीच वाले आवृत्ति को क्या करता है, पास कर देता है। और उसके जो दोनों साइड आवृत्तियाँ आती हैं उसको क्या करता है, स्टॉप बैंड लगा होता है, यानी स्टॉप कर देता है, यानी एटेन्यूएशन के लिए भेज देता है। और बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, बैंड स्टॉप में इसका उल्टा होता है, यानी जो F1 से F2 तक क्या करता है, स्टॉप कर देता है। यानी इस वाली फिल्टर इस F1 से लेकर F2 तक क्या करता है, एटेन्यूएट कर देता है तथा बाकी जो 0 से लेकर F1 होता है तथा F2 से F तक जो भी हमारी आवृत्ति होती है, यानी फिल्टर क्या करता है, इन दोनों को पास कर देता है। यानी ये वह फिल्टर जो एक निश्चित आवृत्ति बैंड को एटेन्यूएट करता है तथा उस बैंड के दोनों ओर की आवृत्तियों को पास करता है। ये देख सकते हैं लिखा है बैंड स्टॉप फिल्टर में। यह फिल्टर
एक निश्चित आवृत्ति बैंड को एटेन्यूएट करता है, यानी निश्चित आवृत्ति बैंड को एटेन्यूएट करता है। ये देखिए निश्चित आवृत्ति बैंड को एटेन्यूएट करता है तथा उसके उस बैंड के दोनों तरफ की आवृत्तियों को क्या करता है, पास करता है। और ये हमारा बैंड पास फिल्टर इसी तरह से इसका उल्टा है कि क्या करता है, एक निश्चित आवृत्ति को पास करता है, एक निश्चित आवृत्ति को पास करता है, एक इसमें एक निश्चित आवृत्ति को एटेन्यूएट करता है। बस इतना अंतर है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं हमारा कांस्टेंट के फिल्टर क्या होता है। कांस्टेंट के फिल्टर ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारा। तो के फिल्टर क्या होता है, यानी वे फिल्टर जिनमें सीरीज व शंट प्रतिबाधाओं का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। जिसमें सीरीज में लगे शंट तथा शंट व प्रतिबाधाओं का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। इसमें देख सकते हैं ये वे फिल्टर होते हैं जिनमें सीरीज व शंट आर्म रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट गुणनफल यानी क्या रहता है, नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। इसको आर नॉट स्क्वायर या के से प्रकट करते हैं, यानी कैसे व्यक्त करते हैं। देख सकते हैं आर नॉट को फिल्टर का डिज़ाइन इम्पिडेंस कहा जाता है। आर नॉट को क्या कहते हैं, फिल्टर का डिज़ाइन इम्पिडेंस कहते हैं। और आर नॉट एक रियल नंबर है, इसका मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। आर नॉट क्या एक रियल नंबर, इसका मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। इसे प्रोटोटाइप फिल्टर भी कहते हैं। कांस्टेंट के फिल्टर को क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप फिल्टर। जैसा कि शुरू में हम लोगों ने देख लिया है कांस्टेंट के फिल्टर और प्रोटोटाइप फिल्टर हैं। के फिल्टर को प्रोटोटाइप फिल्टर भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Z1 × Z2 = आर नॉट स्क्वायर = के, जो जहाँ पर हमारा आर नॉट डिजाइन इम्पिडेंस है और के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एम ड्राइव फिल्टर क्या होता है, एम ड्राइव फिल्टर वह होते हैं जिनमें प्रोटोटाइप फिल्टर की सीरीज आर्म इम्पिडेंस का मान एम से मल्टीप्लाई किया जाता है। एम ड्राइव फिल्टर क्या होता है, वह होते हैं जिनमें प्रोटोटाइप फिल्टर की सीरीज आर्म इम्पिडेंस का मान एम मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि शंट आर्म का मान एम से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर एम एक नियतांक है जिसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। यानी देखिए एम ड्राइव फिल्टर क्या होता है, एम ड्राइव फिल्टर क्या होता है जिनमें प्रोटोटाइप फिल्टर की सीरीज आर्म इम्पिडेंस का मान एम से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी जो हमारी प्रोटोटाइप फिल्टर होता है उसमें क्या करते हैं, सीरीज आर्म में जो इम्पिडेंस का मान होता है उसको क्या करते हैं, एम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तथा शंट आर्म में जो इम्पिडेंस लगा होता है उसको हम एम से डिवाइड करते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, एम ड्राइव फिल्टर कहते हैं। यहाँ एम एक नियतांक है, एम क्या है, एक नियतांक है जिसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। अब एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर में आप लोग अंतर देख सकते हैं, कंपेरिजन। तो हमारा एक्टिव फिल्टर क्या होता है, एक्टिव फिल्टर वह फिल्टर होता है जिसमें एक्टिव एलिमेंट के साथ साथ क्या आता है, पैसिव एलिमेंट भी होते हैं हमारे, वो हमारा एक्टिव फिल्टर हो गया। और पैसिव फिल्टर क्या होता है, जिसमें केवल पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। आप लोगों को अगर इसमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है नोट्स में, तो आप जो हम बोल रहे हैं उसी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें लिखा है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। थोड़ा गंदी राइटिंग से लिखा है, पर कोई नहीं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसी से आप नोट्स बनाकर पढ़कर पेपर दे सकते हैं आराम से। और दूसरा इसका एक्टिव फिल्टर में दूसरा पॉइंट के लिखेंगे, ये इनपुट सिग्नल को गेन प्रदान करता है। और जो पैसिव फिल्टर होता है ये क्या करता है, इनपुट सिग्नल को गेन प्रदान नहीं करता है। और इसमें इंडक्टर का प्रयोग नहीं किए जाते हैं, यानी एक्टिव फिल्टर में हमारा इंडक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। और पैसिव फिल्टर में क्या होता है, इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। और एक्टिव फिल्टर क्या होता है, इसमें लोडिंग की समस्या नहीं होती है। एक्टिव फिल्टर में लोडिंग की समस्या नहीं होती है। और जो पैसिव फिल्टर होता है इसमें लोडिंग की समस्या होती है। एक्टिव फिल्टर क्या रहती है, ये हमारे सस्ते होते हैं तथा इसकी ट्यूनिंग करना आसान होता है। एक्टिव फिल्टर क्या होते हैं, हमारे सस्ते होते हैं तथा इसकी ट्यूनिंग करना आसान होता है। और पैसिव फिल्टर क्या होता है, ये महंगे होते हैं तथा इसकी ट्यूनिंग करना बहुत मुश्किल होता है, यानी इसकी ट्यूनिंग बहुत मुश्किल होता है। क्रिस्टल फिल्टर क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टल फिल्टर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, यानी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का प्रयोग करके क्रिस्टल फिल्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जैसे क्वार्टर जो हो गया हमारा, टूरमैलिन हो गया, रॉकले हो गया, साल्ट में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है। इन रॉकले साल्ट में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है। और यूनिवर्स फिल्टर क्या होता है, ये देखिए दोस्तों। तो यूनिवर्स फिल्टर क्या होता है, वे फिल्टर है जो लो पास, हाई पास, बैंड पास आउटपुट रिस्पॉन्सेस प्रदान कर सके। यानी ऐसे फिल्टर जो एक फिल्टर से सारा काम हो जाए वो क्या कहते हैं, उसको यूनिवर्स फिल्टर कहते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे फिल्टर जो एक साथ लो पास, हाई पास, बैंड पास फिल्टर और आउटपुट रिस्पॉन्स प्रदान कर सकते हैं। इन फिल्टर्स द्वारा नॉच तथा ऑल बैंड, ऑल पास रिस्पॉन्सेस भी प्राप्त की जा सकती हैं। अपनी इस
अपनी इस वर्सैलिटी के कारण यह यूनिवर्स फ़िल्टर कहलाते हैं। अपनी इस वर्सैलिटी के कारण क्या कर लेते हैं, ये यूनिवर्स फ़िल्टर कहलाते हैं। ये फ़िल्टर आईसी में उपलब्ध होते हैं। जो हमारे यूनिवर्स फ़िल्टर होते हैं क्या कहाँ पे उपलब्ध होते हैं, आईसी में उपलब्ध होते हैं। और इसकी जो गेन होता है तथा क्यू फैक्टर होता है तो इसको क्या करता है, यूजर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जो इस फिल्टर आईसी फिल्टर, ये फिल्टर आईसी में उपलब्ध होते हैं। यानी ये जो हमारा यूनिवर्स फिल्टर होता है ये आईसी में उपलब्ध होता है। और इसकी जो गेन होता है तथा की फैक्टर होता है इसको यूजर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा ही एक फिल्टर FLT-U2 में प्रदर्शित है। ये दोस्तों यहाँ पर चित्र थोड़ा बड़ा था तो इसलिए हम बना नहीं पाए। आप लोग किताब से देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। FLT-U2 में प्रदर्शित ये जो हमारा यूनिवर्स फिल्टर होता है इसमें ये FLT-U2 आईसी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, यानी चौथा चैप्टर हमारा है ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन होता है क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसमें ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, एक माध्यम होता है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। यानी वैद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। ये तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है। इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करना है दूसरा पॉइंट हो गया। अब मापन उपकरणों के रूप में, यानी इसका उपयोग हम मापन उपकरणों के रूप में करते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमारा इम्पीडेंस मैचिंग में इसका उपयोग करते हैं। और पांचवा पॉइंट हो गया उच्च आवृत्तियों पर सर्किट एलिमेंट के रूप में कार्य करना। उच्च आवृत्ति पर सर्किट एलिमेंट्स के रूप में कार्य करना, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजोनेंट सर्किट, ट्रांसफार्मर या विद्युत रोधी। बाहर चले जाना। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें सबसे पहले समांतर वायर लाइन होता है, यानी इसको पैरेलल वायर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इनके द्वारा टीवी रिसीवर सेट तथा एंटीना को कनेक्ट किया जाता है। यानी जो हमारा समांतर वायर लाइन होता है, यानी पैरेलल वायर लाइन होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, टीवी रिसीवर को सेट करते हैं तथा एंटीना को कनेक्ट करते हैं। टीवी रिसीवर को सेट करते हैं तथा एंटीना को कनेक्ट करते हैं। इसमें दो धात्विक तार एक दूसरे से समांतर रहते हैं। दो धात्विक तार क्या करते हैं, एक दूसरे से समांतर रहते हैं तथा पीवीसी इंसुलेशन तथा प्रोटेक्टेड होते हैं। पीवीसी इंसुलेशन से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। इन धातुओं में प्रवाहित सिग्नलों से विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इनको कम दूरी के ट्रांसमिशन हेतु प्रयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है, ब्लॉक डायग्राम। तो ये हमारा जो कॉपर वायर्स है, ये हमारे कॉपर वायर्स है। और इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा पीवीसी इंसुलेशन है। और इसमें इसको कम दूरी के लिए ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको जो हमारा समांतर वायर लाइन होता है इसको हम कम दूरी के ट्रांसमिशन हेतु प्रयोग करते हैं, क्योंकि तारों की लंबाई अधिक होने पर सिग्नल को ऊर्जा का लॉस अधिक हो जाता है। यानी तारों की लंबाई जब अधिक होगी तो जाहिर सी बात है कि सिग्नल को लॉस अधिक होगा। तो इससे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कम दूरी के लिए उपयोग करते हैं। और दूसरा है हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर लाइन। ट्विस्टेड पेयर वायर लाइन क्या होता है हमारा, तो इसमें कैडमियम कॉपर मिश्र धातु की दो इंसुलेटेड वायर होती है। इसमें क्या होता है, कैडमियम कॉपर मिश्र धातु की दो इंसुलेटेड वायर होती हैं जिनको ट्विस्ट कर दिया जाता है। जिनको क्या कर दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है। और इसमें कैडमियम कॉपर मिश्र धातु बनी होती है, इसके कारण मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तारों के इंसुलेशन है तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें कैडमियम कॉपर की मिश्र धातु जो हमारा ट्विस्टेड पेयर लाइन होता है इसमें इसको कैसे बनाते हैं, कॉपर और कैडमियम की मिश्र धातु से बनाते हैं। और जब इन दोनों को मिश्र धातु से बनाते हैं तो जाहिर सी बात इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होगी। और इसमें इंसुलेशन है तो पीवीसी का उपयोग करते हैं। इसको हम टेलीफोन सिस्टम के इंसुलेशन में प्रयोग किया जाता है। इसको हम टेलीफोन सिस्टम के इंसुलेशन में प्रयोग करते हैं। इसका लगभग 10 किलोमीटर तक ट्रांसमिशन हेतु उपयोग रहते हैं। यानी इसको हम कितनी दूरी तक उपयोग कर सकते हैं, 10 किलोमीटर तक हम उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉपर वायर, ये देखिए दिख रहा होगा, ये हमारा कॉपर वायर है। और ये जो इसमें दिख रहा होगा ये पीवीसी इंसुलेशन, ये हमारा क्या है, पीवीसी इंसुलेशन इसके ऊपर लगा है। और ये एक दूसरे क्या है,
एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया गया है, यानी एक दूसरे ऊपर लपेट दिया गया है। और इसके जो गुण होते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं, ये एनालॉग डिजिटल सिग्नल दोनों में प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा ट्विस्टेड पेयर वायरलाइन होता है, ये किस में कहाँ प्रयोग किया जाता है, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों में प्रयोग किया जाता है। और इसकी इंस्टॉल करना आसान होता है, यानी इसको इंस्टॉल करना क्या होता है, आसान होता है। इसकी कीमत कम होती है और पैरेलल वायरलाइन की तुलना में नॉइज़ तथा व्यतिकरण प्रभाव काफ़ी कम होता है। इसमें जो नॉइज़ होता है, व्यतिकरण प्रभाव होता है, वो काफ़ी कम होता है पैरेलल वायरलाइन की तुलना में। यानी ट्विस्टेड पेयर लाइन में जो व्यतिकरण नॉइज होता है वो कम होता है, ठीक है। और इसका दोष कौन सा, ये टिकाऊ कम है, यानी ये कम टिकाऊ है, मजबूत नहीं है, ठीक है। और इसकी कम दूरी ट्रांसमिशन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। इसको हम क्या करते हैं, कम दूरी के लिए ट्रांसमिशन हेतु भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप SWR भी देख सकते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। SWR क्या होता है, SWR को हम स्टैंडिंग वेव रेशियो भी कहते हैं, यानी S से स्टैंडिंग, W से वेव, R से रेशियो, स्टैंडिंग वेव रेशियो भी कहते हैं। और SWR यानी SWR भी कह सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में धारा या वोल्टेज के अधिकतम मान का अनुपात स्टैंडिंग वेव रेशियो कहलाता है। यानी धारा और वोल्टेज के अधिकतम मान का अनुपात जो होता है वो स्टैंडिंग वेव रेशियो कहलाता है। और VSWR क्या होता है, तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, VSWR को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग वेव के वोल्टेज के अधिकतम व न्यूनतम आयाम का अनुपात VSWR यानी वोल्टेज स्टैंडिंग वेव कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप फार्मूला भी लिख सकते हैं कि V मैक्सिमम अपान V मिनिमम। और अगर करंट SWR पूछते हैं, यानी करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो पूछ देते हैं इसको किस तरह से, तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम हो जाएगा। यानी करंट के मैक्सिमम यानी अधिकतम मान व न्यूनतम मान के अनुपात को करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। स्टब मैचिंग क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो छोटा हाफ सेक्शन, यानी लाइन को एक छोटा हाफ स्टब कहलाता है। यानी लाइन, एक मिनट दोस्तों, लाइन को एक छोटा सेक्शन स्टेप कहलाता है। लाइन में जो एक छोटा सेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, स्टेप कहलाता है। स्टेप का प्रयोग उच्च आवृत्ति लाइन में इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है। स्टेप का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, उच्च आवृत्ति लाइन में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेप मैचिंग के मुख्य लाभ क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई परिवर्तित नहीं होती है। जो स्टेप मैचिंग के लाभ होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई परिवर्तित नहीं होती है, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसमिशन की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा नियत रहती है। उच्च आवृत्तियों पर स्टेप के विभिन्न प्रकार के लोड पर समायोजित कर मैच किया जा सकता है तथा जिससे बड़े बड़े क्षेत्र में प्रचलित हो सके। और स्टेप मैचिंग कितने प्रकार का होता है, स्टेप मैचिंग हमारा दो प्रकार होता है, एक सिंगल स्टेप मैचिंग होता है, एक हमारा डबल मैचिंग स्टेप होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कनपुरिया एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए और ये वीडियो शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर अपने अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके तथा उनकी बैक ना आए। तो ये हमारा चैनल है कनपुरिया एजुकेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसको, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।